नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एनसीईआरटी 11th क्लास चैप्टर जो 4 है कार्यपालिका, वो हम लोग आज शुरू कर लेते हैं। क्लास नंबर 5 है। हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो कि कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो उन कानूनों को लागू करती है, क्रियान्वित करती है, नीति का निर्माण करती है। कानून और नीति दोनों में अंतर होता है। कानून जो है वो विधायिका, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं। नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो कार्यपालिका, यानी जिसे व्यवहार में हम लोग सरकार भी कहते हैं, उसका काम होता है। न्यायपालिका का कार्य होता है इन कानूनों और नीतियों की व्याख्या करना, उनका रिव्यू करना, उनकी समीक्षा करना। ठीक है, तो कार्यपालिका अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम आम बोलचाल में सरकार भी कहते हैं। संसदीय अध्यक्ष, दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं और दोनों में ही कार्यपालिका के महत्वपूर्ण स्वरूप पाए जाते हैं। भारत में चूंकि संसदीय प्रकार का लोकतंत्र है, इसलिए हमारे पास जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद जो है वो केंद्र के लेवल पर, संघ के लेवल पर और स्टेट्स के लेवल पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राज्यों की मंत्री परिषद। ठीक है, तो आज हम यूनियन की कार्यपालिका में बात कर रहे हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ, थोड़े से कुछ डायग्राम्स भी आज हम लोगों ने लिए हैं, एक नवाचार करने का प्रयास किया है, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है वो सरकार के 3 अंग हैं, ये मैं बता चुका हूं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण बनाने में योगदान देते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भारतीय सरकार का संतुलन चक्र है। इसमें संविधान जो है वो संतुलन सुनिश्चित करता है। विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है। इन दोनों में एक अंतर संबंध पाया जाता है। ठीक है ना, इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं इसको। दोनों में एक संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका दोनों जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट रहती हैं। ये संसदीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका जो है वो एक दूसरे पर आश्रित होती है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। जब आम चुनाव होते हैं, विधायिका के चुनाव होते हैं, उसी में से कार्यपालिका यानी सरकार का गठन होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह, उत्तरदायी होती है और विधायिका जो है यानी व्यवस्थापिका जो है वो कई साधनों से, जैसे प्रश्न पूछना है, शून्यकाल है, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, इनके माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है इस प्रकार से। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये कार्यपालिका के प्रकार दिए हैं: सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, संसदीय है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, अध्यक्षात्मक है, इन दोनों के मध्य में दी है अर्ध अध्यक्षात्मक। ये चूंकि एनसीईआरटी वाली किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर है, वहां से ये एक इमेज ली गई है। संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था दो मूल प्रकार हैं लोकतंत्र में सरकारों के, जिनको कार्यपालिका विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। यहाँ एक व्यक्ति का नेतृत्व है, वही राज्य का अध्यक्ष भी होता है, वही शासन का अध्यक्ष भी होता है। तो संसदीय में दिया है, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसा कि भारत में है, ब्रिटेन में है। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, हम सब जानते हैं। सामान्यतः भारत में परंपरा है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है वो प्रधानमंत्री पद पर चुना जाता है। यद्यपि राज्यसभा का जो नेतृत्व है, राज्यसभा से भी जो है प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंटमेंट किए जाते रहे हैं। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, ये मैंने बता दिया। देश का प्रमुख इनमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर अध्यक्षात्मक है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति जो है या ब्रिटेन में सम्राट या महारानी है वो राज्याध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो शासन का अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष है, सरकार का अध्यक्ष होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ये फ्रांस की जो व्यवस्था है वो अर्ध अध्यक्षात्मक मानी जाती है ना, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं। श्रीलंका की व्यवस्था अर्ध अध्यक्षात्मक मानी जाती रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये राजा संवैधानिक राजतंत्र, औपचारिक शासन प्रमुख, राष्ट्रपति संसदीय गणतंत्र। चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था भी अपनाई गई है, गणतंत्र भी अपनाया गया, इसलिए हमारे पास राष्ट्रपति का पद प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक और डायग्राम लिया है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। ठीक है, अभी बताया, इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में अध्यक्षीय व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय जो व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, हम सभी जानते हैं, शासन का अध्यक्ष वही होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति, एक राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है ना। फटाफट से हम थोड़ा तेजी से चलते जाते हैं, इस पर बहुत सारी चीजें हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है। ये जो अलंकारिक शब्द है इसको हम नाम मात्र भी बोल देते हैं ना, नॉमिनल भी बोल देते हैं, संवैधानिक भी बोल देते हैं। और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल होता है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में ये व्यवस्था है। देखिए, ये डायग्राम देख पा रहे होंगे।
संसदीय प्रणाली की संरचना है ये। इसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख वास्तविक जो है पद धारण करता है। राष्ट्रपति राजा औपचारिक या नामात्र की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक। देशों के उदाहरण है जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल। ठीक है, ये संसदीय व्यवस्था के कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्न में से किन देशों में संसदीय व्यवस्था का समूह है या कौन से जो देश हैं जिनमें अध्यक्षीय व्यवस्था है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर आगे बढ़ते, ये अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था का संदर्भ लिया है, जिसमें मैंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों की व्यवस्था होती है, दोनों ही पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होते हैं। फ्रांस में भी व्यवस्था है, श्रीलंका व्यवस्था है। अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। हम सभी जानते हैं फ्रांस में प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी ये दोनों अलग अलग दलों के होते हैं तो आपस में विरोध हो सकता है। एक्चुअली वहां व्यवस्थापिका जो होती है ना, राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली जिसको बोलते हैं जैसे फ्रांस में, उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में बढ़ जाती है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था, फायदे और नुकसान, राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यों का समन्वय, राजनीतिक विविधता, ये तो फायदे हैं इसके। नुकसान होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का विरोध हो सकता है अगर दोनों अलग अलग दलों के हैं, और जैसा कि बहुदलीय व्यवस्था आज एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तविकता है डेमोक्रेसी की, तो वहां ये स्थितियां देखने को मिल सकती है। राजनीतिक अस्थिरता और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ, ये कोर्स जो है आरएस का, इस बार जो है पॉलिटिकल टेस्ट सीरीज का कोर्स भी हमने लॉन्च किया था, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी दे रखी है, आप देख लीजिएगा। आइए, कार्यपालिका का अर्थ जो है व्यक्तियों के उस समूह से होता है जो कायदे कानूनों को संगठन में लागू करते हैं। एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों कायदों के बारे में राय तय करती है, उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो नियम कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। व्यवहार में इसको हम लोग सरकार भी बोलते हैं। वैसे देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन व्यवहार में जो है सरकार को हम कार्यपालिका भी कह देते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता, अब भारतीय संविधान के बारे में है बात, एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है चैप्टर ये, कि भारतीय संविधान में के निर्माता जो है उनके सामने बहुत सारे विकल्प थे। संसदीय व्यवस्था भी थी, अध्यक्षीय व्यवस्था का विकल्प भी था और अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था थी। बावजूद उसके हमने संसदीय व्यवस्था को क्यों चुना? तो मूल बात यह है कि हमारा एक तो ब्रिटेन के साथ जो लंबा ऐतिहासिक अनुभव था, ब्रिटेन के साथ संवैधानिक सुधार की और उसकी बहुत सारी संस्थाएं जो है डेवलप हो चुकी थी। निर्वाचन हम जान चुके थे, मतदान हम लोग जान चुके थे, कानूनी व्यवस्थाओं को हम लोग जान चुके थे। साथ ही संसदीय व्यवस्था का जो मुख्य गुण होता है वो होता है उत्तरदायित्व। इसको टिक कर लीजिए, लिख लीजिए। संसदीय व्यवस्था का मुख्य गुण होता है उत्तरदायित्व, है ना? तो उत्तरदायित्व जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्यक्षीय व्यवस्था का मुख्य गुण स्थिरता होता है। दोनों जरूरी है, लेकिन हमने क्या करा कि स्थिरता की तुलना में उत्तरदायित्व का जो गुण है उसको प्राथमिकता दी है, उसको तरजीह दी है। इसलिए हमने जो हमारे संविधान निर्माता उन्होंने संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान की। क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय संविधान के निर्माता ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और उत्तरदायी हो। ठीक है, याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है ये, है ना, संसदीय गुण है। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प जो था वो अध्यक्षीय सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत अधिक बल देती है, जैसे अमेरिका में होता है हम जानते हैं, और उसे वो सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। ये जो व्यक्ति पूजा है इसको हीरो वर्शिप भी बोलते हैं। अम्बेडकर साहब ने ये भी कहा था संविधान सभा में कि लोकतंत्र को सबसे अधिक यदि खतरा है तो खतरा है नेतृत्व पूजा से, हीरो पूजा से। मतलब किसी एक व्यक्ति में इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे प्राधिकार आ जाए कि वो व्यक्ति जो है राष्ट्र से भी प्रमुख, सरकार से भी बड़ा, संविधान से भी बड़ा, सब समाज से भी बड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके अधिनायक होने के, निरंकुश होने के चांसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं। वहां अनुत्तरदायित्व का खतरा उत्पन्न हो सकता है, याद रखिएगा। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हुए हो। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय, प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। ठीक है, याद रखिए, हमारे पास राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है और विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था की गई है। दल के भीतर से नियंत्रण आता है, संसद के भीतर से नियंत्रण आता है, मतदाताओं की तरफ से नियंत्रण आता है, संसदीय समितियों की तरफ से नियंत्रण आता है, न्यायपालिका की तरफ से नियंत्रण आता है। तो नियंत्रण के बहुत सारे माध्यम, साधन जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, ये भारत में कार्यकारी शक्ति कैसे संतुलित रहती है। राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक औपचारिकता को संभालते हैं, राष्ट्राध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष है, वो गणतंत्र के प्रतीक है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद व्यवहारिक कार्यान्वयन करते हैं। शासन जो है सिद्धांत में सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम से चलता है। भारतीय संविधान के जो संघ के आर्टिकल है, मैं जब रिवीजन क्लासेस कराऊंगा आपको आगामी एग्जाम से कुछ दिन पहले, हम रिवीजन के फास्ट रिवीजन क्लासेस देंगे पॉलिटी की डेफिनेटली, तो उस समय आर्टिकल्स भी मैं बोलता चलूंगा। ठीक है, अभी हम चूंकि एनसीईआरटी ले रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो लिखा है एज इट इज उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद वास्तव में जो है शासन की भूमिका संभालते हैं, लेकिन शासन जो है सिद्धांत में सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम से चलता है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो है राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 इस बात को स्पष्ट करता है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 53 में हम कहते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति के अधीनस्थ के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद और स्वयं प्रधानमंत्री की बात प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी हुई मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल 53, 74, 77 ये संदर्भ यहां पर प्रस्तुत हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का जो पदावधि होती है 5 वर्ष होती है, आर्टिकल 56 में दिया गया। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, इसलिए इसको परोक्ष निर्वाचन कहते हैं, है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। हमने जिनको चुना होता है, किनको, सांसदों को, विधायकों को, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, परोक्ष भी बोलते हैं इसको। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आम नागरिक नहीं करता, बल्कि निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद करते हैं। यहाँ सांसद जो दिया है इससे पहले निर्वाचित शब्द लिख देते हैं ना, निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है और एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है उसके अनुसार होता है। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो है, आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55 जो है निर्वाचन की पद्धति की बात करता है, समरूपता समतुल्यता का सिद्धांत। मैं रिवीजन में, फास्ट ट्रैक रिवीजन में बताऊंगा इन बातों को। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है जो एक अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया आयोजित होती है। चुनावी प्रक्रिया ये है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और निर्वाचित अधिकारियों का चयन। निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुने जाते हैं। जनता चुनती है विधायकों को, सांसदों को। और राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का नामांकन प्रस्तावित किया जाता है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक की व्यवस्था होती है। ये सारी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की बातें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा पद से हटा सकती है। आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 जो है महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग पदबंध जो है वो आर्टिकल 56 में काम आता है। संविधान का अतिक्रमण वो आधार है जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सर्वाधिक जो शक्तिशाली बहुमत है उसकी जरूरत होती है। संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का जो है वो 2/3 बहुमत जब आता है। ये अन्य में हम लोग पढ़ते हैं संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यहाँ आता है संसद के दोनों सदन जो है 2/3 बहुमत जो है कुल सदस्य संख्या का जो 2/3 बहुमत है उसके माध्यम से राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर, इसको उल्लंघन भी बोलते हैं, इसको अतिक्रमण शब्द भी बोलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग करने की प्रक्रिया क्या है? संविधान का उल्लंघन, राष्ट्रपति को पद से हटाने का आवश्यक आधार, विशेष बहुमत की आवश्यकता, महाभियोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनीतिक समर्थन इसलिए जरूरत हो जाता है क्योंकि संसद के दोनों सदनों में, एक सदन में, किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है और फिर जो है दूसरे सदन में जाता है। एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है, राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, और दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाता है तब जो है राष्ट्रपति का पद वहां रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है, राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये 42वां संशोधन कर दिया गया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मूल रूप से कहीं नहीं कहता था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 42वां संशोधन करके 1976 में लिख दिया गया कि जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह प्राप्त करेगा तो सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि कालांतर में जो है जनता पार्टी सरकार जब आई, जनता पार्टी सरकार ने 44वां संशोधन किया जिससे स्पष्ट किया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जब सलाह दी जाएगी उसे मानना राष्ट्रपति का अनिवार्य होगा। ठीक है, तो बाद में एक और संशोधन के द्वारा, ये 44वें संशोधन की बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखिए, फटाफट से तेजी से चलते आते हैं क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला जो क्लासेस है अभी तक कंप्लीट होना चाहिए थे। मेरा स्वास्थ्य बीच में सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा मुझे हो गया था, इस वजह से क्लासेस थोड़ा सा डिले हो गई, इसलिए अब थोड़ा सा हम सारी चीजें ले रहे हैं, कोई भी कटौती नहीं होगी, तेजी के साथ हम चलते जाते हैं। फिर मुझे फास्ट ट्रैक रिवीजन भी आप लोगों को कराने हैं। ठीक है, एक और संशोधन के द्वारा निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ये पैनल पीडीएफ इसलिए दी जाती है कि आप इनको भी सामने रखा कीजिए और इनमें से अपने नोट्स बना लीजिए साथ साथ, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, बिल्कुल बहुमत प्राप्त दल की ही सरकार बनती है और वे ही वास्तविक कार्यकारी है। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ लाइनें आ गई। अच्छा, यहाँ एक डायग्राम लिया, राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का अन्वेषण, राष्ट्रपति की शक्तियां
मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करते हैं, वो सलाह पर पुनर्विचार करने की क्षमता, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका। तो ऐसा मैंने कहा आर्टिकल 74 जो है वो कहता है राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 42वें संशोधन से कहा गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44वें संशोधन से मंत्रिपरिषद को उसकी सलाह पर वो अन्यथा पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार उसे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ, ये नेहरू जी का एक सेंटेंस है, याद रखिए। संविधान सभा में दिए गए जो सेंटेंस है उनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है, ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न तो शासक होता है ना ही शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। एक बात याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कई बार, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो अगर राष्ट्रपति का जो पद है उसकी संकल्पना हमने कहां से ली है, तो उसमें अमेरिका मत कर दीजिएगा। ब्रिटेन का जो सम्राट या ब्रिटेन की जो महारानी है उससे ये पद प्रेरित है भारत के राष्ट्रपति का। अंतर के लिए क्या है कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, वहां लोकतंत्र भी है, राजतंत्र है। हमारे यहाँ लोकतंत्र के साथ गणतंत्र का मिश्रण कर दिया गया। तो गणतंत्र का मिश्रण होने के कारण राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं होकर जनता के द्वारा निर्वाचित, जो एक निर्वाचित पद है जो कि जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित रखा गया। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटिश सम्राट के उदाहरण पर रखा गया, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के उदाहरण पर। तो ये सेंटेंस याद रखिएगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्ति का अधिकार है। ये सब बातें अनुच्छेद 78 से रिलेटेड हो रही है। अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति के बारे में। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा, देखिए कर्तव्य शब्द आ गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहा है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार जो है वो व्यक्त करता है। ठीक है, तो सूचना मांगना, जानकारी देना, ऐसा प्रधानमंत्री का कर्तव्य है जो एक औपचारिक प्रक्रिया है। इसके अलावा कुछ 3 अवसर हैं जहां राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग करता है। यद्यपि संविधान जो है राष्ट्रपति के लिए स्वविवेक शक्ति शब्द यूज नहीं करता, लेकिन परिस्थिति जन्य स्वविवेक का उपयोग राष्ट्रपति करते हैं। एनसीईआरटी किताब क्या कह रही है, कहां पर करते हैं? सबसे पहला, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ये परिस्थिति जन्य विवेक है ना, परिस्थिति जन्य विवेक बोलते हैं। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां है या फैसला देश के हित में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद से निर्णय पुनर्विचार के लिए कह सकता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो स्वरूप है वो पूरा पूरा राजनीतिक होता है। हो सकता है अपने दल की भलाई के लिए काम करे या मतदाताओं के एक प्रतिशत विशेष को संतुष्ट करने के लिए कोई ऐसा कानून बना रही हो, कोई ऐसी नीति ला रही हो जिससे देश के में जो है सद्भाव में खतरा उत्पन्न हो सकता हो। तो राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते और जो है राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। अभी मैंने बताया, पहला 42वां संशोधन, फिर 44वां संशोधन। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने यदि पुनर्विचार की बात की, इसका मतलब सरकार की जो नीयत, उसकी मंशा, उसकी जो कार्यशैली, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अतः एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, निषेधाधिकार होता है, ठीक है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर स्वीकृति देने से विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। यह अनुच्छेद 111 में आ जाता है। अनुच्छेद 111 है जहां लिखा गया है विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति या तो उसे स्वीकृति देता है या उस पर स्वीकृति जो है रोक लेता है, विद हेल्ड द असेंट कहते हैं उसको, या उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है। संविधान संशोधन विधेयक पर वो स्वीकृति देता ही देता है। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 से जोड़ दी गई है लाइन, ठीक है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। हमेशा याद रखिए, विधेयक कानून निर्माण की पूर्व की अवस्था, कानून बनने से पहले की अवस्था, और विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो कानून का रूप धारण करेगा। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उसे उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही देनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, है ना, ये वही 44वें संशोधन का संदर्भ आ गया। फिर संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, बिल्कुल ये भी ध्यान रख लीजिए। संविधान ऐसी कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं करता कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनिवार्य रूप से उस समय निर्णय लेना ही लेना है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति का जो निर्णय है उसको लंबित कर सकता है, विधेयक को अपने पास ही रोक सकता है, ठीक है, जिसके अंदर उस विधेयक को पुनर्विचार के लौटाना पड़े। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकते हैं। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी रूप से
प्रयोग करने का अवसर मिलता है, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, जेबी वीटो 1986 में इसका प्रयोग किया गया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, और राजीव गांधी सरकार थी उस समय, 8वीं लोकसभा चल रही थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे ये लिखा हुआ है, तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार, राजनीतिक परिस्थितियों का कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आम चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, गठबंधन राजनीति है, दलों में नेता के नाम को लेकर मतभेद उत्पन्न हो रहा है, या प्रधानमंत्री अचानक त्यागपत्र दे दे, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहां राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में अपने परिस्थिति जन्य विशेषाधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो लेकिन चुनाव के किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो, इसके अलावा यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत मिला है, तो क्या होगा, तब राष्ट्रपति को निर्णय करना है कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ऐसा हुआ अतीत में, गठबंधन राजनीति के प्रारंभ में, 1977 में भी, 1980 के दशक में, 90 के दशक में बहुत बार हुआ। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है, या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। 1986 में, अच्छा ये वो वाला पेज का आ गया, 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की, क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि सरकार जो है वो राष्ट्र हित में जो है लोगों के पत्र जो है, सरकारी पत्रावलियां या लोगों के जो पत्र हैं उनको पढ़ सकते। तो उस समय तो निजता के अधिकार की बात होती नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके नागरिक समाज जो था जागरूक था, उन्होंने विरोध किया, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय ने इस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जो है उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति जो है आर वेंकटरमन थे, उन्होंने पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वो सरकार बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, फिर गठबंधन राजनीति शुरू हो गई। जिसने विधेयक पेश किया था 1989 में नई सरकार चुनकर आ गई थी, दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी। हमेशा याद रखिए, भारत में गठबंधन राजनीति का जो शुरुआत है 1989 से मानी जाती है, और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून ही नहीं बन सका। याद रखिए, महत्वपूर्ण चीज। फिर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। हम एक काम करते हैं, ये वाला जो पेज है इसको हम यहां, ठीक है, हाँ, ताकि आपको जो पैनल पीडीएफ मिलेगी तो वो बिल्कुल सीक्वेंस में होगी। ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी ना हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो, तो राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। ये कथन कारण में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, कथन कारण में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है, राजनीतिक परिस्थिति जन्य जो विशेषाधिकार है, उसके प्रयोग करने की क्या क्या संभावना हो सकती है। जब गठबंधन राजनीति है तब ऐसी परिस्थितियां बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यतः औपचारिक शक्ति वाला पद है, याद रखिए, और राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। तब हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता क्या है? अगर ऐसी व्यवस्था करनी थी किसी पद की, तो फिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है? तो संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद जो है विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। यह अविश्वास प्रस्ताव हो गया, है ना। बहुमत नहीं रहा मान लीजिए सरकार का, तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत तो पड़ेगी ना, जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो, और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से हमने राष्ट्र अध्यक्ष के पद के रूप में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आइए, ये उपराष्ट्रपति के बारे में एक बॉक्स था जिसको हमने इमेज के रूप में लिया। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चुनाव करते हैं। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपतियों के। अंतर इतना है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा अपने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति की भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। मैं उपराष्ट्रपति की बात करूंगा रिवीजन क्लास में, उसमें ध्यान रखिएगा। और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। लोकसभा की सहमति इसलिए क्योंकि चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में किया था और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या उन्हें हटाए जाने या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। 6 माह की अवधि होती है उस समय। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। ये 6 माह की अवधि है ना, 6 माह की अवधि। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। तो ये एक उपराष्ट्रपति वाला पेज है। फिर आगे बढ़ते हैं वापस से। अब प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत है, पहले राष्ट्रपति के बारे में बात थी।
प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है, ठीक है, वास्तविक कार्यपालक है। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। संसदीय शासन में जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खोता है, वह अपना पद खो देता है। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए, खासकर हम देखते हैं कि 1989 से 1998-99 तक जो है भारत में 9वीं लोकसभा से लेकर और 12वीं लोकसभा तक के बीच में प्रधानमंत्री के पद पर जिन लोगों ने काम किया, तो कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक भी वो काम कर पाए, मतलब पूरे 5 साल काम करा हो जरूरी नहीं है। हालांकि 91 से 96 तक जो है पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने, भले वो गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने उसमें 5 साल पूरा कार्य किया। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है उसे वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा बहुमत का समर्थन होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस पर मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। प्रधानमंत्री निर्धारित करता है उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे। कई बार आप लोग पूछते हैं क्लासेस में भी और पेपर में पूछा जाता है कि भाई मंत्रिपरिषद कौन होंगे, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो मंत्रिपरिषद कौन होंगे, उनके लिए एक शर्त है कि भाई संसद के सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन 6 माह के भीतर भीतर उसे संसद के सदन की सदस्यता हासिल करनी है। अब मंत्री किनको लिया जाता है, प्रधानमंत्री जो है वो पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा है उसका दल में क्या जो है भूमिका है, वो किस क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है, कितना उसे ज्ञान है विषयों का, और ऐसे बहुत सारे उसके व्यक्तित्व जनित जो कारण है, दलीय जो उसकी प्रभावकारिता है, जनता का उसे कितना समर्थन हासिल है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। प्रधानमंत्री उनका निर्णायक होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो एक नींव का पत्थर है मंत्रिपरिषद का, या प्रधानमंत्री वो सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, ऐसा कहा गया, ठीक है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर मंत्रालयों का आवंटन करता है। ये राष्ट्रपति सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के माध्यम से होता है आर्टिकल 77 से, लेकिन जो है व्यवहार में प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल जो होता है वो प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, विभागों के मंत्रालयों के अध्यक्ष होते हैं। फिर राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री की 2 कैटेगरी कर देते हैं, स्वतंत्र प्रभार और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। उप मंत्री वाला जो कैटेगरी है वो कई बार आजकल नहीं दिखाई देती है सामान्यतः। तो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और सहायक, और मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का, ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो उसे 6 माह के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी, संविधान में मूल रूप से नहीं कहा गया था, लेकिन 2003 में 91वें संविधान संशोधन से कह दिया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% जो है वो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी, और इस 15% की गणना में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए संविधान सभा में, ये बेगम एजाज रसूल का स्टेटमेंट है, देखिए जरा। संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। मेरे दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए, ये प्रांतों के बारे में बात कर रही है वो, प्रांतों के लिए स्विस प्रणाली यानी स्विट्जरलैंड की प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। एकल संक्रमण मत प्रणाली वह सर्वोत्तम व्यवस्था है जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि उसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होगा और विधायिका का कोई भी दल ये महसूस ना कर सकेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। ये प्रांतों के बारे में बात हो रही थी। स्टेटमेंट जो भी एनसीईआरटी में जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए ना, वैसे तो मैं इन सारे चैप्टर्स में लेकर आया हूं, फिर भी यदि कोई छूटा हो तो आप देख लीजिएगा। इन स्टेटमेंट को जरूर याद करके रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है ना। एक एक क्वेश्चन पर देखिए दारमुदार है, बहुत शानदार। मंत्रिपरिषद का आकार ये बता दिया मैंने। संविधान के 91वें संविधान संशोधन से पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग, परिस्थिति के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, तब संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः 91वें संविधान संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या फिर अगर राज्य की बात हो रही है तो राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। पीएम का पद भी शामिल है ना, ये पीएम का पद भी शामिल। न्यूनतम कितनी होगी ये संघ में नहीं कहा गया, राज्यों में कहा गया कि 12 से कम नहीं होंगे मंत्री, है ना। राज्यों के संदर्भ में कहा गया कि 12 से कम नहीं होगी मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, ठीक है साहब। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये हम सब जानते हैं। मंत्री साथ साथ तैरते साथ साथ डूबते कहा जाता है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा विश्वास होती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद के कार्यकारी समिति, ये स्कूल लेक्चर में ये लाइन क्वेश्चन आई थी, ठीक है, देख लीजिएगा। स्कूल लेक्चर में ऐसे कैसे लाइन आई थी क्वेश्चन। तो मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति है और वे संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत
है ना। मंत्रिमंडल एकजुट है, सामूहिक संस्था उस पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। ठीक है। राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस कार्य के निमित्त नियुक्त व्यक्ति जो है उनके समक्ष मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ भी मंत्री की जो शपथ है उसके अंतर्गत ही है, क्योंकि शपथ में कहा जाता है कि मैं जिस पद को धारण करने जा रहा हूं ना, तो पद की और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या उनको हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। ठीक है। इसलिए प्रधानमंत्री शीर्ष है मंत्रिपरिषद का। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के मध्य एक सेतु की भूमिका निभाता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, निम्न में से किन व्यक्तित्व ने, किन नेतृत्व ने जो है प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा? पंडित नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है कि वो सभी संघीय मामलों में प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। यह अनुच्छेद 78 है, पहले भी आ चुका। प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये खूब बार पूछ लिया जाता है। और आर्टिकल 167 में सेम यही लाइन जो है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संदर्भ में। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है, सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। बिल्कुल। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता यही करता है। मंत्रिमंडल की जो शीर्ष समितियां होती है महत्वपूर्ण, खासकर राजनीतिक मामलों की समिति जो है उसकी अध्यक्षता उनमें समावेशन है ना। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करता है वो, बिल्कुल। लोकसभा का नेतृत्व वही करता है। अधिकारी जो वर्ग है उस पर आधिपत्य है उसका। मीडिया तक उसकी पहुंच है। चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार होता है। हम सभी जानते हैं कि 17वीं लोकसभा के चुनाव, 18वीं लोकसभा के चुनाव जो है वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ही लड़े गए, है ना। जो एनडीए गठबंधन है या जो भाजपा, उन्होंने भाई मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा। तो प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं सामान्यतः। तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेताओं की छवि इत्यादि। पहले नेहरू जी के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे, इंदिरा जी के नाम पर चुनाव लड़े जाते थे, अभी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े गए। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर बहुत दिन निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही। लेकिन जब दलों की गठबंधन सरकार बनती है तब ऐसा नहीं रहता, क्योंकि गठबंधन में बहुत सारे दलों को संतुष्ट करना पड़ता है। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है और इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी। इस अवधि में गठबंधन राजनीति, तो बार बार आप देख रहे होंगे गठबंधन राजनीति का जो दौर है उसमें प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति की शक्तियां कई बार बढ़ती हुई देखी गई। हालांकि अभी जो गठबंधन चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री पर्याप्त शक्तिशाली है, क्योंकि गठबंधन में भी एक पार्टी विशेष जो है, भाजपा जो पार्टी है, उसे गठबंधन में भी व्यापक शक्तियां हैं। 17वीं लोकसभा में उसका ज्यादा सीटें थी, 18वीं लोकसभा में हालांकि कम सीटें हैं। तो राजनीतिक सहयोगी में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी। इससे प्रधानमंत्री का अनेक विशेषाधिकार, जैसे मंत्रियों का चयन है, उनके पद स्तर, मंत्रालय का चयन है ना, इस पर अंकुश लगता है। कई बार गठबंधन राजनीति में जिन जिन पॉलिटिकल पार्टी के मान लीजिए 10 नेता है तो वो कहते हैं भाई आपका जो एजेंडा होगा सरकार का, इसमें ये चीजें शामिल होंगी, रेलवे को इतना बजट दिया जाएगा, रेल मंत्री का पद हमें दे दीजिए, हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। प्रधानमंत्री सरकार की नीति और कार्यक्रमों को अकेले तय नहीं कर सकता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्रियों के नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण लाइन है। तो इसके अलावा एक ये पेज जो है ये कुछ विश्व की व्यवस्थाओं के बारे में है। अमेरिका में अध्यक्ष व्यवस्था, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य के प्रधान, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान। फ्रांस में अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था, शुरू से कह रहा हूं मैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अन्य मंत्री को नियुक्ति करता है, उन्हें पद से नहीं हटा सकता क्योंकि संसद की प्रति उत्तरदायी। जापान में संसदीय व्यवस्था, जिसमें राजा देश का, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान। इटली में संसदीय व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति देश का, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान। रूस में अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान। जर्मनी में संसदीय व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति देश का, नाम मात्र का प्रधान और चांसलर जो है वो सरकार का
प्रधान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज थोड़ा सा तेजी के साथ लिया, 30-35 मिनट में हमने क्लास कंप्लीट की है। कल हम नेक्स्ट इसकी जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। पढ़िए, खूब सारा पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए, और फिर इन पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे और रिवीजन क्लासेस होंगी फास्ट ट्रैक वाली, वो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।